बहुत समय पहले की बात है। अनन्या नाम की एक लड़की शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। सर, आपकी पत्नी को कोरोना वायरस हुआ है, इसीलिए इन्हें 14 दिन इसी अस्पताल में रखा जाएगा। वैसे इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। ये सुनकर उसके पिता सागर बहुत ही घबरा जाते हैं और दुखी मन से अपनी बिटिया को लेकर घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर दोनों पिता बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सागर घर का काम करता था और उसके बाद अपनी बिटिया को स्कूल भेजकर अपने ऑफिस जाता था और वापस आकर फिर से घर का सारा काम करता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। सागर भी इतना काम करने की वजह से थोड़ा बीमार रहने लगा था। एक दिन अनन्या की बुआ और फूफा उनसे मिलने आते हैं। अरे साले साहब, आपने ये क्या हाल बना रखा है? हाँ भैया, देखो तो जरा, भाभी के जाने के बाद अपनी कैसी हालत बना ली आपने। गुड़िया के ऊपर से माँ का साया तो जा चुका है, एक आप ही बचे हैं भैया। आपको कुछ हो गया तो गुड़िया बेचारी अकेली कैसे रहेगी? तो फिर तुम ही बताओ बहन, क्या करूँ मैं? गुड़िया को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता और घर का काम करना भी बहुत जरूरी है और नौकरी पर जाना वो भी तो जरूरी है। अरे साले साहब, आप दूसरी शादी कर लीजिए, गुड़िया को एक माँ भी मिल जाएगी और आपको भी एक पत्नी मिल जाएगी। फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए और हमारी नई भाभी लेकर आइए। उनकी बातें सुनकर सागर आस्था नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। आस्था की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। आस्था, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को एक सगी माँ की तरह प्यार करो। जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अनन्या को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करूंगी। उसके बाद सागर आस्था और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आता है। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी बेटा। ये सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन तो आस्था उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती थी। लेकिन उसकी बेटी माधुरी बहुत ही जिद्दी लड़की थी और वो अनन्या से जलने लगी थी। माँ, आप हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही प्यार करती रहती हो। मेरे ऊपर से तो आपका ध्यान ही हट गया है। अरे बेटा, मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ दिन ये प्यार का झूठा नाटक करके मैं तेरे नए पापा का भरोसा जीत लूंगी। उसके बाद मैं इस लड़की को दूध से मक्खी की तरह निकाल दूंगी और घर की एक लौती राजकुमारी तू ही होगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से नाचने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद आस्था अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। सुन कलमुही, क्या कर रही है तू यहाँ? माँ, मैं थोड़ी देर खेल रही हूँ। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप ठीक तो हो ना माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना वेलना छोड़ और चुपचाप अंदर जाकर घर का काम कर। काम? मुझे तो कुछ भी नहीं आता माँ। अगर काम करना नहीं आता तो सीख ले, नहीं तो तुझे आज से खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद अनन्या घर के काम में लग जाती है। सारे दिन वो घर का काम करती है, लेकिन फिर भी आस्था उसे कुछ भी खाने नहीं देती।
माँ, मैं आपकी शिकायत अपने पापा से करूँगी। उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि आप मुझसे कितना काम करवाती हो। देख लिया माँ, आपने इस चुड़ैल को कितना सर पर चढ़ा रखा है। कैसे सरेआम आपको धमकी दे रही है ये। आस्था अनन्या को एक जोरदार चांटा मारती है। कलमुही, तुझे जिससे शिकायत करनी है कर दे। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन तुझे तो मैं इस घर में अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखती हूँ मेरे हाथों से कौन बचाता है तुझे। निकल जा मेरे घर से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। घर का सारा काम चुपचाप करूंगी माँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। हाँ तो ठीक है, सुबह से शाम तक घर का काम तू करेगी। और हाँ, कल से स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? अनन्या सुबह से शाम तक घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी उसे बहुत मारती थी और हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। एक दिन अनन्या का जन्मदिन था। उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पहनकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बता रही है? चली जाए यहाँ से चुपचाप और अंदर जाकर घर का काम कर। वाह माँ, इसने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। माँ, ये ड्रेस इससे लेकर मुझे दीजिए। ए लड़की, जल्दी से अपने फटे पुराने कपड़े पहन और ये ड्रेस मेरी बेटी को दे। तू इस ड्रेस में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही। नहीं माँ, ये ड्रेस मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये ड्रेस मेरी माँ की अंतिम निशानी है। देखो तो माँ कैसे जिद कर रही है। इसकी पिटाई करो और इससे छीन कर ये ड्रेस मुझे दो। देख लड़की, प्यार से बोल रही हूँ, ये ड्रेस मेरी बेटी को दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस किसी को नहीं दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसकी बहुत पिटाई करती हैं और अनन्या से उसकी ड्रेस छीन लेती है। अनन्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? काश आप मेरे साथ होती। देखिए ना माँ, इन दोनों ने आपकी आखिरी निशानी भी मुझसे छीन ली माँ। तभी वहाँ पर अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे इस तरह तुझे छोड़कर जाना पड़ा। माँ, देखो ना, ये सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। मुझसे घर का सारा काम कराती है, बदले में मुझे खाना भी नहीं देती। माँ, आप बहुत अच्छी थी, ये माँ बहुत गंदी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी पर किए गए अत्याचार का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद उसकी माँ अपनी जादुई साड़ी प्रकट करती है। हे जादुई साड़ी, इस दुष्ट औरत को सबक सिखाओ और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी उसकी सौतेली माँ के पास जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है। फिर थोड़ी देर में माधुरी वहाँ पर अनन्या की ड्रेस पहनकर आती है। मम्मी, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। जादुई साड़ी माधुरी के पास जाती है और उसकी बहुत पिटाई करने लगती है। माँ, ये क्या हो रहा है माँ? ये साड़ी हमारी पिटाई क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, मैं तो आराम से बैठी हुई थी। ये साड़ी मेरे पास आई और मेरी पिटाई करने लगी। मत मारो हमें, बचाओ हमें कोई। उनकी आवाज सुनकर अनन्या वहाँ आती है। नहीं माँ, इनको मारना बंद करो, इन्हें माफ कर दो। तभी जादुई साड़ी रुक जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी से अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है।
तुमने हमेशा मेरी बिटिया को परेशान किया है और उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज इसी की वजह से तुम बच गई हो, नहीं तो मैं तुम्हें आज सीधा ऊपर पहुंचा देती। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम कभी भी इसे परेशान नहीं करेंगे। बिटिया, अब मैं चलती हूँ और इस जादुई साड़ी को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेगी। इतना कहकर अनन्या की असली माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी सुधर जाती है और अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अनन्या को अगर कुछ भी चाहिए होता था तो वो जादुई साड़ी से मांग लिया करती थी और वो जादुई साड़ी पर बैठकर आसमान की सैर भी करती थी और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। उसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में रिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। रिंकी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। बेटा, तू मन लगाकर पढ़ाई किया कर। किसी भी चीज की कमी हो तो हमें बता देना, लेकिन अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी मत आने देना बेटी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक दिन सबकी गरीबी को दूर कर दूंगी। फिर आप और पिताजी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी माँ। दोस्तों, उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। साल में एक बार उनके गांव में एक मेला लगता था। एक दिन रिंकी की सहेलियाँ उससे बोलती हैं, अरे यार, गांव में मेला लगा है, मैं तो आज अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाऊंगी। अरे बहुत मजा आएगा आज। हाँ, मैं भी मेला देखने जरूर जाऊंगी। बहुत सारी चीजें खरीद कर भी लाऊंगी और बड़े बड़े झूले पर बैठकर झूलूंगी। और रिंकी, तू नहीं जाएगी क्या? जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मेरे माँ और पिताजी से बात कैसे करूँ? आज अपने मम्मी पापा को बोल कर देखती हूँ कि वो भी मुझे मेला दिखा कर लाएं। तीनों सहेलियाँ अपने अपने घर पहुँच जाती हैं। अरे बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे मेला घुमाने ले चलो ना। मेरी दोस्त अपनी मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जा रही है माँ। मेरा भी बहुत मन है माँ, मुझे भी ले चलो ना। बेटा, तुम्हें तो अपने घर की हालत पता है ना। हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता है बेटी। ऐसे में हम तुम्हें मेला दिखाने नहीं ले जा सकते बेटी। माँ, मैं मेले में से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। आप बस मुझे घुमा कर ले आओ माँ। ऐसे घूमने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना। आप प्लीज मुझे मेला दिखाने ले चलो ना। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बातें कर रही हो तुम माँ बेटी? पिताजी, आपको पता है ना पिताजी, हमारे गांव में कितना बड़ा मेला लगा है और ये मेला साल में सिर्फ एक बार ही लगता है। क्या आप मुझे मेला घुमाने ले चलोगे पिताजी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं खर्च कराऊंगी वहाँ। कोई बात नहीं बेटा, हम आज शाम को ही मेला घूमने जाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो बेटी? रिंकी अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दिन भर शाम होने का इंतजार करती है। शाम होते ही, अरे माँ, पिताजी कहाँ रह गए? हमें तो आज मेला देखने जाना है ना। देखो ना माँ, कितना समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए पिताजी? माँ, थोड़ी देर बाद उसके पिताजी भी आ जाते हैं। उसके बाद सभी मिलकर मेले में घूमने जाते हैं। बेटा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ घूमने आई हूँ। तुम्हारा कुछ भी लेने का मन करे तो मुझे बताना, ठीक है? थोड़ी देर बाद वो सभी अपने घर की तरफ आने लगते हैं। वहीं रास्ते में उन तीनों को एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, मुझसे ये साड़ी खरीद लो बेटा, तुम्हारा भला होगा। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मैं कुछ खाना खा लूंगी।
देखिए बुढ़िया माई, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही हमें इस साड़ी की जरूरत है, इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी साड़ी खरीद ले बेटी। माँ, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप इनसे ये साड़ी खरीद लीजिए ना। ये तो कैसी बातें कर रही है बिटिया, तुझे तो पता है ना हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी ने पूरे मेले में एक भी चीज नहीं खरीदी। अब वो ये साड़ी मांग रही है तो मैं ये साड़ी उसे जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद रिंकी की माँ वो साड़ी खरीद लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर रिंकी उस साड़ी को पहन लेती है। आजा बेटा, खाना खा ले रिंकी बेटा। रिंकी दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है, लेकिन जैसे ही वो खाने के कटोरे को हाथ लगाती है तो वो कटोरा अचानक से सोने में बदल जाता है। अरे, इस कटोरे का कलर कैसे बदल गया माँ? उसके बाद रिंकी खाने की मेज को हाथ लगाती है और देखते ही देखते वो पूरी मेज एक सोने की मेज में बदल जाती है। उसके माता पिता ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो सोने का लग रहा है। थोड़ी देर बाद रिंकी की माँ उसे फूलदान देती है। बिटिया, जरा इसे हाथ लगाओ। रिंकी अपने हाथों से उस फूलदान को पकड़ती है और वो फूलदान भी सोने में बदल जाता है। बेटा, अब जल्दी से तुम ये साड़ी चेंज कर लो। फिर रिंकी वो साड़ी चेंज कर लेती है। उसके बाद रिंकी खाना खाती है। साड़ी चेंज करने के बाद उसके घर का कोई भी सामान सोने में नहीं बदलता। मुझे सब समझ में आ गया है, ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है, ये किसी की जादुई साड़ी है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुनो बेटा, इस जादुई साड़ी के बारे में तुम कभी किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद उसका परिवार बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरे गांव में उसके चाचा चाची रहा करते थे। अरे, आपको क्या पता, आपके बड़े भाई साहब आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। कल तक वो कहाँ 2 कौड़ी के मजदूर थे और आज अरबपति बने बैठे हैं। जरा पता लगाओ उनके हाथ ऐसा क्या लगा है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो चलकर उनसे बात करके आते हैं। उसके बाद रिंकी के चाचा चाची गांव में आ जाते हैं। क्या बात है बहन जी, आजकल बहुत तरक्की कर ली है, ऐसा क्या शुरू कर दिया आपने? कुछ भी तो नहीं बहन, बस 2 वक्त की दाल रोटी कमा कर खा रहे हैं। आओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपकी भाभी तो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। आप अपने भैया से ही बात उगलवाने की कोशिश करो और पता करो कि इनके हाथ में अचानक लगा क्या है। तुम चिंता मत करो जानू, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एक दिन रिंकी की चाची छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उसे जादुई साड़ी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। उनके अमीर बनने का एक राज है। क्या? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। अरे, इनके पास जादुई साड़ी है। ये उस साड़ी को पहनकर जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोने में बदल जाती है। मैं समय मिलते ही उस साड़ी को उनसे चुरा लूंगी। उसके बाद हम यहाँ से चुपचाप फरार हो जाएंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, लेकिन ध्यान से करना, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। चाची चुपके से एक दिन वो साड़ी चुरा ही लेती है। फिर अगले दिन, अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है बहन जी, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे, तुम इतने दिनों बाद आए हो, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं नहीं भैया, घर पर पिंटू अकेला है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है। इतना कहकर दोनों चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, रिंकी बेटा, जाओ बेटा, अंदर जाकर वो साड़ी लेकर आओ, हमें गरीबों में कुछ पैसे बांटने हैं।
रिंकी साड़ी लेने जाती है, लेकिन रिंकी को वो साड़ी कहीं नहीं मिलती। वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, वहाँ तो साड़ी है ही नहीं माँ। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर वो साड़ी ढूंढते हैं, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। साड़ी ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो साड़ी कहाँ है। क्या? तो बताओ न माँ, वो साड़ी कहाँ गई है? तुम्हारे चाचा चाची वो साड़ी चुरा कर ले गए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? इनकी इतनी हिम्मत! मैं अभी फोन करता हूँ उसे। उसके बाद उसके पिता उसके चाचा के पास फोन करते हैं। अरे भैया, आपको हम चोर नजर आते हैं क्या? हम आपके घर में आकर साड़ी चुराएंगे? अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। गुस्से में उसका चाचा फोन काट देता है। एक दिन उसकी चाची साड़ी पहनकर अपने बेटे पिंटू को छू देती है। पिंटू तुरंत सोने में बदल जाता है। हाय राम, ये मुझसे क्या हो गया? जल्दी आओ जी, ये देखो हमारे पिंटू को क्या हो गया है। पिंटू! चाचा भागा भागा पिंटू के पास आता है और देखता है, अरे ये तो सोना बन चुका है। उसके बाद दोनों अपने बेटे को लेकर रिंकी के पास जाते हैं। ये रही तुम्हारी साड़ी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहन, ये सब कुछ तुम्हारे लालच का परिणाम है। अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे कर्मों की सजा हमारे बेटे को मत दो। तभी रिंकी साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। रिंकी कितना कहते ही पिंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद उसके चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अब रिंकी और उसका परिवार एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।